फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। रिलायंस पावर को लेकर 4-5 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन अपडेट को एक-एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में रिलायंस पावर में शानदार तेजी बन सकती है या जिस तरह से गिरावट का दौर जारी है स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे अगर आपने देखा होगा तो 2-3 साल पहले इसकी प्राइस मात्र 1-2 रुपये की थी, जो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, 18-19 तक जाके आया। अब ये 12 रुपीज़ के आसपास है, तो क्या आने वाले समय में फिर से ये 18 को क्रॉस करेगा या फिर वापस इसकी प्राइस 1 या 2 रुपये हो जाएगी। तो ये हमें देखना होगा इस वीडियो के माध्यम से कि आगे क्या संभावना बन रही है रिलायंस पावर को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अपडेट है उनकी वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में रिलायंस पावर में आने वाले समय में तेजी बनने की संभावना बन रही है। एक बात तो ये ध्यान रखें कि बाजार में इस समय गिरावट का दौर जारी है और ये लगातार गिरावट और भी रह सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या इस समय सारा इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहिए या फिर इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? सारी की सारी संभावनाओं को तलाशते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ 12.05 पर और इसकी लो बनी है 11.80 की, हाई है 12.35 की। अंत में क्लोजिंग 12.30 पर रही है, 2.07% अप पर। तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग रही है, ऊपर की तरफ है, जो इशारा है कि इसमें अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग हुई है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो NSE में 1,32,07,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 59,57,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.11% है। तो ये आप देखोगे कि अच्छी खासी वॉल्यूम में बढ़ोतरी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था और थर्सडे को इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम था। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। यह स्टॉक की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा मजबूत सबूत है, जिससे लग रहा है कि वाकई में यहाँ पे उठापटक नहीं है और अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। लोगों को भरोसा है कि आने वाले समय में स्टॉक कुछ कमाल कर के दिखा सकता है, स्टॉक में तेजी आगे संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है, क्या स्टॉक ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है? तो बिल्कुल इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो BSE सेंसेक्स अपने ऊपर के लेवल से करीब 10,000 पॉइंट गिर चुका है। अगर आप देखोगे तो ये अपने 13 महीने के लो पे, क्योंकि 28 मई 2021 को इसकी प्राइस 51,422 के आसपास थी, जो फिलहाल अभी है। तो आप ये देख लो कि 28 मई के हिसाब से अगर हम रिलायंस पावर की प्राइस देखें तो उस समय इसकी प्राइस 8.25 थी 28 मई को, अभी फिलहाल स्टॉक 12 के आसपास है। तो उस लेवल से तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, स्टॉक मजबूत है इस लेवल पे, क्योंकि जितनी बड़ी सेंसेक्स में गिरावट है उतने लेवल पे तो अभी आपको रिलायंस पावर अच्छा ही रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 9.20 52 वीक का लो है, 19.25 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 12.15 पर है। अब यहाँ पे रिलायंस पावर की हम बात करें तो यह अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है। वैसे तो ADAG ग्रुप है, उसमें लगातार सारी कंपनियां डूब चुकी है, कारोबार पूरा उनका खत्म हो चुका है वाले, लेकिन फिर भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ही सब्सिडियरी कंपनी है, इसका कारोबार मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी पावर सेक्टर की कंपनी फिलहाल इस समय डूबे। इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने अपने लिए जो एम सेट किया, अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी यूज़ होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा और 500 जो होगा वो पुरानी जो परंपरागत ऊर्जा है उसके माध्यम से होगा। तो ऐसे में अगर आप देखोगे रिलायंस पावर का कारोबार, तो कंपनी दोनों सेक्टर में कामकाज करती है। अगर कंपनी के कारोबार की अगर हम बात करें तो कंपनी कोल, गैस, हाइड्रो, विंड और सोलर पावर पर कामकाज करती है। तो ऐसी कंपनियों को डूबने से बचाया सरकार के लिए जरूरी है कि ऐसी कंपनी न डूबे, क्योंकि आप देखोगे तो कंपनी दोनों सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, यानी नॉन फॉजिल फ्यूल्स और फॉजिल फ्यूल्स में, और सरकार को अपना अगर गोल सेट करना है तो ऐसी कंपनी को आगे बढ़ाना ही होगा। तो ऐसे में इस कंपनी के फिलहाल डूबने की कोई संभावना नहीं, तो ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट भी डूबने की यहाँ पे संभावना नहीं है। वैसे एक बात तो है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप लगातार बहुत ज़्यादा मुश्किलों में से गुजर रहा है। अनिल धीरूभाई अंबानी को खुद को अपनी MD की पोस्ट छोड़नी पड़ी है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम तो है, तो कुछ संभावना अगर निगेटिव बनती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी प्राइस फिर से आपको 1 रुपीज़ होते हुए भी दिखाई दे सकती है, अगर ऐसी कुछ बातें। लेकिन जिस तरह से फिलहाल जो सिनेरियो दिख रहा है उसके हिसाब से इसकी प्राइस 1 रुपीज़ की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आने वाले 2-3 साल में इसकी प्राइस 100 को आराम से टच कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव माहौल की संभावना बन रही है। सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत दी जा रही है। उन अपडेट को हम आगे उनको डिस्कस करते हैं तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा।
यूएस कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया है। ये अमेरिकन दो लॉ मेकर्स के माध्यम से जो है स्कॉट पीटर्स और अमी बेरा, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट देने के लिए, यानी इंडिया की क्लीन एनर्जी का जो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट का 2030 तक का, उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे सरकार चाहती है यूएस की कि इंडिया को सपोर्ट किया जाए, उनको पूरी तरह से मदद की जाए। ऑलरेडी दोनों का एक तरह से कोलैबोरेशन हुआ है दोनों सरकार का, और इस कोलैबोरेशन के माध्यम से वहाँ से बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इंडिया को। लॉ मेकर्स ने इस बिल को पेश किया है और ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे यूएस की तरफ से हमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है हमारे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। तो इसका फ़ायदा जितने भी इसके सेक्टर के शेयर है उनको होने वाला, तो ऐसे में रिलायंस पावर को भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो बिजनेस है वो करीब 113 गीगावाट का जो अभी प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है, और इन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो आप देखोगे कि लगातार कामकाज आगे बढ़ रहा है और इसके लिए फंड की भी व्यवस्था की जा रही है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें फंड लगा रही है, बहुत सारी कंपनियां भी आ चुकी है, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है जो भी निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर है पॉपुलेशन के मामले में, तो यहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वर्ल्ड चाहता है कि पोल्यूशन कम हो, तो ऐसे में इंडिया को भी सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे आपने देखा यूएस में बिल पास किया गया, तो ये सारी बातें जो आने वाले समय में रिलायंस पावर के लिए पॉजिटिव बातें साबित होने वाली है। अब यहाँ पे जो मूडीज़ की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से 2030 तक जो इंडिया ने अपना जो गोल सेट किया कि 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है, उसके लिए 225 से लेकर 250 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश जारी है और लगातार सरकार से राहत की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने भी अपनी तरफ से राहत के द्वार खोले हुए। अगर आप देखोगे तो सरकार ने पावर सेक्टर की कंपनियां जो स्पेशली थर्मल पावर प्लांट पर काम करने वाली कंपनियां, उनके लिए सरकार ने बैंकों से कहा है कि उनको सुलभ लोन प्रोवाइड किया जाए, साथ में जो उनकी बकाया है उसको तकाजा न किया जाए, उनसे रिकवरी न की जाए। तो एक तरह से देखें तो इसको बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि पावर सेक्टर की कंपनियों को सरकार ने ये सोच लिया है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है उसमें थर्मल पावर प्लांट को भी सपोर्ट देने की जरूरत है, और लगातार नए परमिशन भी मिल रही है। तो ऐसे में रिलायंस पावर के लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बैंकों से उनको आसानी से लोन भी मिल पाएगा। और स्पेशली 6 मंथ के लिए सरकार ने ऐसी राहत दी की घोषणा की गई है कि जल्द से जल्द इनको लोन भी मिल पाए पावर कंपनियों को। फ्रेंड्स, एक और बड़ा अचीवमेंट हुआ है पावर सेक्टर के लिए, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 2021 में तीसरा नंबर इंडिया का निकल कर आया है। बहुत ही मजबूत तरीके से इन्होंने इंस्टॉलेशन किया है, जहाँ पहला नंबर चाइना का है, सेकंड यूएस और थर्ड नंबर इंडिया का है। और ये आप देख लो कि एक बड़ा अचीवमेंट है ग्लोबली। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले समय में यहाँ पे और पॉजिटिव संभावना बनती रहेगी। एक चिंताजनक बात है पावर सेक्टर के लिए कि यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड का जो भी बकाया है डिस्कॉम के ऊपर, उसमें लगभग 8% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि बकाया समय पे नहीं चुकाया जा रहा है। कोल इंडिया की तरफ से उनसे कहा गया है कि आप जल्द से जल्द पेमेंट चुकाएं ताकि हमारा जो कारोबार है आगे सुचारू रूप से चल पाए। तो इस बार 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पिछले महीने से मई महीने में। तो ये चिंताजनक बात तो है, क्योंकि फिलहाल पावर सेक्टर की कंपनियाँ काफ़ी मुसीबत से गुजर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से हेल्प तो दी ही जा रही है। अब यहाँ पे सरकार ने एक 2021 में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया था, जिसके माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां उनको डायरेक्ट अधिकार मिलेगा कि वो किसी भी क्षेत्र में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। जबकि यहाँ पे जितने भी सरकारी कंपनियां हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, साथ में एम्प्लॉयज़ भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर सारा का सारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो उनकी जॉब भी जा सकती है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ये सारी की सारी बिजली की जो व्यवस्था है वो डिस्कॉम के माध्यम से हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो। लेकिन इस बिल का विरोध बहुत जन कर रहे। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पावर इंजीनियर है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, साथ में स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसमें और कुछ संशोधन किए जा सकते। तो फिलहाल इसकी सरकार से कहा जा रहा है कि अगर आप समय पे इस बिल में अगर बदलाव नहीं करोगे तो फिर स्ट्राइक भी हो सकती है। एम्प्लॉयज़ ज़्यादा करके इसके खिलाफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस कर ही रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि रिलायंस पावर में स्टॉक भले ही कितना भी छोटा हो, पेनी स्टॉक हो, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत मजबूत हुआ है काफ़ी कंपनियों का इसमें, और बड़े फंड हाउस ने भी किया है, एफआई ने भी किया है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24.98% की जो 3 क्वार्टर से है, इनके गिरवी शेयर भी है फिलहाल 24.50% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर एफआई का हम रोल देखें तो 3.30% की होल्डिंग सितंबर में थी, जो बढ़कर 4.92 हुई थी दिसंबर में, और मार्च में एफआई ने अपनी होल्डिंग को 5.95% तक लाया।
तो ये होल्डिंग लगातार बढ़ रही है जो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे चिंताजनक बात यह है कि एफआई लगातार बाजार से अपनी होल्डिंग कम करें। और ऐसे में अगर यहाँ पे जो इतनी बड़ी होल्डिंग है एफआई की, अगर वो बेचने को आएंगे तो यहाँ पे गिरावट की भी संभावना बन सकती है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो अगर तेज़ी अच्छी है, आपको भी प्रॉफिट मिल रही है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि बाजार में अभी भी सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। फिर डिप में आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ में ना करें। यहाँ पे डीआई की होल्डिंग है वो 3.50% के 3 क्वार्टर से बनी हुई है। म्यूचुअल फंड भी थोड़ी सी होल्डिंग की ली हुई है, यानी 0.12% की होल्डिंग है। जहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे तो एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। इसने भरोसा जताया रिलायंस पावर पे। इन्होंने 5.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.09% की होल्डिंग ली हुई है। अब यहाँ पे इसके रिटर्न को अगर हम देखें, पिछले 5 साल के हिसाब से 69% का निगेटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 129% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 19% का निगेटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 11% का निगेटिव रिटर्न है। और 1 मंथ के हिसाब से 2% का निगेटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेज़ी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बड़ी गिरावट में 20% स्टॉक नीचे आया है। अब इतने गिरावट तो ऑलरेडी आप देखोगे तो बड़े बड़े स्टॉक में हो चुकी है, चाहे आईटी के स्टॉक देख लो आपको, और भी जो लार्ज कैप के उसमें भी 20-30% की गिरावट है। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि स्टॉक की जो लो थी वो काफ़ी नीचे थी। स्टॉक ने 2 साल पहले 2 रुपये का लो बनाया था, उस हिसाब से स्टॉक तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात निकल के आ रही है वो है इसकी बुक वैल्यू में। बुक वैल्यू इसकी बहुत ही ऊपर है और इसकी फिलहाल इसकी प्राइस काफ़ी नीचे 36.65 की बुक वैल्यू इसकी है। और आपको स्टॉक फिलहाल 12 रुपये के आसपास मिल रहा है, यानी आप देखो तो स्टॉक दुगुना नहीं तिगुना गिरा हुआ है। तो ऐसे में आने वाले समय इसका तेज़ी की संभावना तो बनेगी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखें, और कोई इसमें चिंता की बात ऐसी नहीं है, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को अगर देखें तो हम 71% बाई की कॉल है, 29% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 11.85 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 11.55 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 11.30 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 12.40 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 12.65 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 12.95 का, यानी 13 तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन एक बात का फिर से ध्यान रखें कि आने वाले समय में ऐसे जो पेनी स्टॉक है उनका भविष्य फिलहाल क्लियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे ही सरकार की तरफ से तो हेल्प मिल ही रही है, लेकिन कंपनियां काफ़ी लॉस में। तो आने वाले समय में या तो ये स्टॉक 100 को भी टच कर जाएगा 2 साल 3 साल में, या फिर आपकी जो रकम है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। इसकी प्राइस फिर से 1 रुपये 2 रुपये के आसपास भी आ सकती है, ये भी ध्यान रखना है। तो अपना निवेश बहुत ही लिमिटेड रखें, ऐसे स्टॉक में बड़ा दाव न लगाएं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।